नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर में। तो आज मैं काफ़ी ख़ास वीडियो बनाने जा रहा हूं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है उन अभ्यर्थियों के लिए जो एचपी पुलिस कांस्टेबल 2021 में इस पेपर को देने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपने 60 मिनट में 80 क्वेश्चन कैसे करने हैं, और इस वीडियो में आपको आगे बताऊँगा कि आपका जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है फॉर्म भरने से लेकर डॉक्यूमेंटेशन तक मैं पूरा बताने वाला हूँ। और जो पहली बार पुलिस की भर्ती दे रहे हैं उन्हें मैं भी बता दूँगा कि क्या क्या होता है इसमें, और मैं इसमें बताऊंगा आपको कि आपने किस टॉपिक को प्राथमिकता देनी है। अब देखिए, आपके पास पुलिस कांस्टेबल में क्या होता है कि आपके पास 60 मिनट में आपने 80 क्वेश्चन करने होते हैं, मतलब कि 1 मिनट भी नहीं होता आपके पास एक क्वेश्चन के लिए। तो अगर आप ऐसा करोगे कि आपने बहुत अच्छी तैयारी कर ली है लेकिन आपको ये तरीका ही नहीं मालूम कि आपने पेपर कैसे करना है, किस विषय को आपने पहले करना है। 5 विषय होते हैं आपके पास, हिंदी, इंग्लिश, मैथ होता है, फिर आपकी रीजनिंग होती है, जीके, जिसमें कि करंट अफेयर, जनरल साइंस, पॉलिटी, ये सब आता है। तो इनमें से आपने पहले प्राथमिकता किसे देनी है, किस विषय को आपने सबसे अंत में करना है, तो इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूं। तो सबसे पहले जो आपने करना है, कभी भी आपने पुलिस के एग्ज़ाम में कभी भी आपने रीजनिंग और मैथ सबसे पहले नहीं करना। अब रीजनिंग और मैथ सबसे पहले क्यों नहीं करना, देखिए ये क्वेश्चंस कैसे होते हैं कि ये 1 से 2 मिनट लेते हैं, 1 से 2 मिनट ये लेते ही लेते हैं रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन। पहली बात, आपने ये पहले नहीं करने। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले या तो आपने जीके या फिर हिंदी इंग्लिश में जो भी पहले आए उसे करना है। अगर आपके पास सबसे पहले रीजनिंग और मैथ देना है, उसे आपने सबसे पहले स्किप कर लेना है, उसे पहले नहीं करना। अब मैं वजह बताता हूँ आपको कि आपने उसे सबसे पहले क्यों नहीं करना। देखिए क्या होता है कि जो रीजनिंग है और मैथ है, ऐसे क्वेश्चन तो है नहीं कि जो 10 सेकंड में हो जाए। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो भी आपको 1 या फिर 2 मिनट तो लगते हैं मुश्किल क्वेश्चन को करने में। कोई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो आपके 10 सेकंड में भी सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 5 मिनट से ज़्यादा समय लेते हैं। जैसे रीजनिंग की ही बात कर लूँ मैं, रीजनिंग की बात कर लें, उसमें आता है सिटिंग अरेंजमेंट, 5 मार्क्स का पूछा जाता है, और वो ऐसा क्वेश्चन है जो कि 5 से 10 मिनट लेता है। एकमात्र एक क्वेश्चन ऐसा जो कि 5 से 10 मिनट लेता है। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी तो आपको 5 मिनट लगेंगे, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो आपको 10 मिनट भी लग सकते हैं। तो देखिए, आप एक क्वेश्चन जिसमें कि आपके 5 क्वेश्चन आते हैं उसे आप 5 मिनट या 10 मिनट में कर रहे हो। आगे बचते हैं आपके पास कितने क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग और मैथ के, टोटल 32 क्वेश्चन होते हैं। अब इन क्वेश्चन को करने में आपको काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। अब 60 मिनट में मान लीजिए आपके पास अगर इन्हें करने में 30 मिनट तो लगते ही लगते हैं। अब क्या होता है कि ह्यूमन नेचर के अनुसार आपको ये पता होगा, वो बताएंगे आपको कि हाफ टाइम आपका हो चुका है। अब आप घबरा जाओगे, आपने 80 में से मात्र 30 क्वेश्चन किए हैं, तो बचे कितने, 50 क्वेश्चन बचे, और आपके पास बचते हैं 30 से 20 मिनट। इसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट होता है उस वक्त जो एग्ज़ाम दे रहा होता है वो घबरा जाता है, और जो जीके के क्वेश्चन उसे आते होंगे वो घबराहट में उसे भी गलत कर देगा। ये जाहिर सी बात है, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ होगा कि अगर आपके पास समय कम हो, घबराहट होती है, तो जल्दबाजी में आप क्वेश्चन गलत टिक कर लेते हो, कई बार आप गोला गलत लगा लोगे। तो ऐसे में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जीके करना है। अब जीके क्यों करना है, देखिए जीके या फिर हिंदी इंग्लिश क्यों करना है। ऐसे क्वेश्चन है ये मात्र 10 सेकंड में पूरे हो जाते हैं, मात्र 10 सेकंड में एक क्वेश्चन आप पूरा कर सकते हैं, एक क्वेश्चन 10 सेकंड में। क्यों, अब जीके का है, आपको कोई लॉजिक या फॉर्मूला तो लगाना नहीं है, कोई ट्रिक तो उसमें लगानी नहीं है, सिंपल सी बात है। आता है तो आप टिक लगाओगे, नहीं आता है तो क्या करना है, सबसे पहले आपने ध्यान रखना है, अगर आता है तो आप गोला लगा लो, नहीं आता है तो क्वेश्चन में ही गोला लगा लो। अंत में आपके लिए लाभदायक रहेगा कि आपने कौन सा क्वेश्चन नहीं किया, आपको आसानी से पता लग जाएगा क्वेश्चन पेपर में कि आपने ये नहीं किया। आपने बड़ा गोला लगाना है इस तरह से, जैसे चौथा क्वेश्चन या 5वां क्वेश्चन मैंने नहीं किया, आपने बड़ा गोला लगाना है उस पर कि ये मैंने नहीं किया, आसानी रहेगी इससे। तो सबसे पहले क्या करें कि जो क्वेश्चन आपको आते हैं आपने उन्हें टिक लगा लेना है, गोल बिंदु लगा लेना है, और जो नहीं आते वो छोड़ देने हैं, और जो आपको 50% आपको डाउट है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी आपने छोड़ देने हैं। तो आप ऐसे में देखोगे जो जीके और हिंदी इंग्लिश है मात्र आपका 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको आता होगा तो आप टिक लगाओगे, नहीं आता है तो आप गोला लगा लोगे। अब आपके पास बचते हैं 50 मिनट। अब ह्यूमन नेचर, बीइंग अ ह्यूमन नेचर, हमारा नेचर ही इस तरह का होता है कि हम देखेंगे हमारे पास 50 मिनट है तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि हमारे पास अभी काफ़ी ज़्यादा समय है, क्योंकि आपने 40 से 45 क्वेश्चन तो आपने सॉल्व किए होंगे। मान लीजिए अगर आपने 35 से 40 क्वेश्चन भी सॉल्व किए और आपके पास 50 मिनट बच रहे हैं,
तो ह्यूमन नेचर के अनुसार आप काफ़ी खुश रहोगे, आपको लगेगा आपके पास समय काफ़ी है, आप जल्दबाजी नहीं करोगे, घबराहट में नहीं करोगे। तो ऐसे में आपने क्या करना है, अब आपने जब आपके पास आपने जीके और इंग्लिश हिंदी कर लिया, तो अब आपने रीजनिंग को देना है समय। रीजनिंग से पहले आपने मैथ करना है, आपने मैथ को करना है। अब आपके पास समय भी होगा, आपने मैथ कर लिया, जो आपके पास आ रहा है आपने उसे कर लेना है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जो आपको अनएक्सपेक्टेड आए। ये आपको क्लियर ही बताया होता है, क्लेरिफाई किया होता है कि ये आपका टॉपिक आएगा। जैसे मैथ में आपका सिंप्लीफिकेशन आता ही है, रीजनिंग में नंबर सीरीज, सिटिंग अरेंजमेंट, तो अगर आप इसमें अच्छी पकड़ बनाते हो तो आप इसे आसानी से कर लोगे। तो ये तरीका आपने अपनाना है एग्ज़ाम में, ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, बच्चे कहते हैं कि सर हमने ज़्यादा पढ़ा था लेकिन हम फिर भी आते हुए भी हम उन क्वेश्चंस को नहीं कर पाए। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स के साथ होता है। तो उनकी वजह यही होती है, वे गलती कहाँ करते हैं, शुरू में ही वो मैथ या रीजनिंग करने लग जाते हैं। अब क्या होता है कि कई क्वेश्चन इतने ट्रिकी होते हैं कि जो आपके पास 4 ऑप्शन दिए होते हैं, आपको लगेगा ये सारे इसके ऑप्शन ठीक हैं, काफ़ी क्लोज आंसर आएगा। तो इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन डाले होते हैं, तो इसमें आपने कभी अभी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। शुरू में आपने मैथ रीजनिंग नहीं करनी। अगर आपकी पकड़ बहुत ही बेहतरीन है, आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर चुके हो, तो आप कर सकते हो, तो आपको प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपको थोड़ा डाउट लगता है कि मैथ और रीजनिंग थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग करेगा आपका, तो आपने सबसे पहले जीके और हिंदी इंग्लिश को करना है, क्योंकि ये ज़्यादा समय नहीं लेते। अब बात करते हैं उन क्वेश्चंस की जो आपको नहीं आते। इसमें क्या होता है, इसमें भी एक ट्रिक होती है। जैसे कि आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, ए बी सी डी। आपके पास 80 मार्क्स है, तो आपने हमेशा ध्यान रखना, आप किसी भी आंसर को देख सकते हो, आंसर की को देख सकते हो, रेशो बना होता है। जैसे इसके 20 क्वेश्चन होंगे, इसके भी 20 होंगे, इसके भी 20 होंगे, इसके भी 20 होंगे। या तो कभी कभार ऐसा होता है कि इसके 25 पूछ ले गए हों। जैसे जो ए ऑप्शन है वो आपके पास हो सकता है कभी कभार आंसर की में 25 बार आया हो, ये आपके पास 15 बार आया हो, ये आपके पास 20 बार आया हो, और जो बचे हैं वो इधर आ जाएंगे। इस तरह से भी होता है। तो आपने क्या करना है, जो आपने बिल्कुल ठीक किए हैं, अगर आपने आंसर जो आपने ठीक लगाए हैं, आपको 100% श्योरिटी है कि ये ठीक है, तो ही ये ट्रिक चलती है। तो आप देखोगे, आप वहाँ पर देखना कि आपने सबसे ज़्यादा किस, जैसे ए बी सी डी में सबसे ज़्यादा बार आपने किसे डॉट किया है, किस पर आपने टिक किया है, उसे आपने तुक्के में नहीं लेना, उसे आपने मार्क नहीं करना। फिर आप देखोगे आपने ए और सी आपने बहुत ज़्यादा बार टिक किया है, तो जो ऑप्शन खाली बचते हैं उनमें आपने देखना है बी और सी डी में। अब आपने डायरेक्ट बी सी डी पे नहीं टिक करना, आपने देखना है कि बी और सी डी में कौन सा ऑप्शन थोड़ा सा मेल खाता है क्वेश्चन के। और अगर आपको पता ही नहीं है तो आपने अपने हिसाब से भी आप लगा सकते हो, क्योंकि इन दो में से ऑप्शन होंगे। क्योंकि अगर ये 20 बार आ चुका है या 25 बार आ चुका आपका ए, और यहाँ पर सी भी आपका इतनी बार आ चुका, तो और आपने जो टिक लगाए थे वो 100% आपके ठीक हैं, आप ये मान कर चलते हो, और वो ठीक ही होंगे, तो आपने इस तरह की ट्रिक लगा लेनी है। तो ये तो हो गई बात ट्रिक लगाने की या फिर आपके तुक्के लगाने की बात। लेकिन अगर आप मेहनत ही अच्छी करोगे तो आपको ये नौबत नहीं आएगी। तो मेन मोटिव था बताने का कि आपने रीजनिंग और मैथ को पहले नहीं करना। अब बताता हूँ मैं उन अभ्यर्थियों के लिए जो पहली बार पुलिस की भर्ती दे रहे हैं, क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले क्या होगा, आप फॉर्म भरोगे, फिर ग्राउंड की डेट आती है। आपको सुबह 5 बजे या 6 बजे बुलाया जाता है, आपको 5 बजे या 6 बजे सुबह बुलाया जाता है। आपने डॉक्यूमेंट्स अपने क्या क्या लेने हैं, आपने एक तो अपने 10th की ले जानी है, 10th की संद ले जानी है, फिर आपने +2 की ले जानी है, हिमाचली बोनाफाइड, अपने फ़ोटो ले जाने हैं, आपने एक अपने पेन ले जानी है, आधार कार्ड ले जाना है या फिर वोटर आईडी कार्ड जो भी आपके पास है। और आपने डिस्क्रिप्शन में देखना है कि और क्या क्या डॉक्यूमेंट पूछे हैं, कभी कभार ज़्यादा डॉक्यूमेंट भी पूछे जाते हैं। वैसे बेसिकली आपके यही डॉक्यूमेंट चेक होते हैं वहाँ पर। और जो आपके पास, जैसे आप अगर सब कैटेगरी से आते हो, जैसे मान लो आप SC ST या फिर BPL से हो, तो आप अपने अलग से डॉक्यूमेंट ले जा सकते हो। उसमें क्या होता है कि जैसे BPL वाला है तो BPL प्रमाण पत्र, ST है तो ST प्रमाण पत्र, ये आप ले जाओगे। तो ये हो गया आपके डॉक्यूमेंट। और नेक्स्ट मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा जब नोटिफिकेशन आएगी डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। कई बार क्या होता है कि रूल बदल जाते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट अलग से भी मंगवाए जाते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल तो आपके यही मांगे जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर आपके पास एक पैराग्राफ दिया जाता है लिखने को। आपने पेन अपनी साथ ले जानी है, एक पेन ले जानी है आपने। क्या होता है कि एक पैराग्राफ होगा, एक हिंदी में होगा और एक आपका इंग्लिश में होगा। ये 2 पैराग्राफ आपने लिखने होते हैं। फिर सबसे पहले क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, जैसे 10th +2 ये आपकी चेक की जाएगी। उसके बाद सबसे पहले होती है आपकी हाइट। सबसे पहले आपकी हाइट मापी जाती है 5 फुट 7 इंच, या फिर जो आपकी सब कैटेगरीज के अनुसार जो आपकी हाइट है उसके अनुसार आपकी हाइट मापी जाएगी। फिर आपकी चेस्ट मापी जाती है। चेस्ट के बाद आपका मापा जाता है, मापा नहीं, उसके बाद जो होता है वो होता है आपका हाई जंप। पुलिस की जो भर्ती होती है उसमें आपने 2 ही चीज़ों में ध्यान रखना है, आपने हाई जंप और लॉन्ग जंप पर ध्यान देना है।
आप ग्राउंड में निकल ही नहीं सकते। अगर आप 2 वीक भी आप रनिंग करते हो तो आप आसानी से खोल दोगे, क्योंकि अब तो 6.5 मिनट है। 6.5 मिनट में आपने 1600 मीटर दौड़ लगानी होती है। अब ये तो आसानी से कोई भी कर सकता है, आपने एक फ्लो में भागना है, आप आसानी से निकाल लोगे। जो मेन प्रॉब्लम आती है बच्चों को, अगर आप हाई जंप की प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर आपकी जो पर्सनैलिटी है वो ऐसी ही काफ़ी अच्छी है। कई लोग क्या होते हैं कि वो बिना प्रैक्टिस के भी हाई जंप निकाल लेते हैं, लेकिन कईयों को प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो आपने अपनी आवश्यकता के अनुसार, शरीर की आवश्यकता के अनुसार देख लेना है। लॉन्ग जंप आप प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद जो होता है फिर आपकी रनिंग होगी 1600 मीटर की। फिर आप अगर क्वालिफाई हो जाओ तो आपके एग्ज़ाम होंगे। एग्ज़ाम के बाद अब क्या होता है कि अब रखा गया है डॉक्यूमेंटेशन रखा गया है। इसमें क्या है, जिन्होंने NCC रखा था उन्हें नंबर दिए जा रहे हैं, जैसे किसी को 4, किसी को 2। और जो स्पोर्ट्स में नेशनल लगा के आए हैं या स्टेट लगा के आए हैं उन्हें भी नंबर दिए जा रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस का भी नंबर मिल रहा है, 1.5 नंबर ड्राइविंग लाइसेंस के मिल रहे हैं। बैकवर्ड एरिया से है कोई तो उन्हें 1 नंबर मिलेगा। इस तरह से डॉक्यूमेंटेशन के नंबर मिलेंगे। फिर अंत में होता है एक नॉर्मल मेडिकल उसे कहा जाता है, क्योंकि वो आपके नज़दीकी हॉस्पिटल में ही होगा। आपकी आंखों को, कानों के बारे में वहाँ पर चेकअप किया जाता है। एक नॉर्मल सा मेडिकल होता है, और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपकी सिलेक्शन पूरी हो जाती है, फिर आप ट्रेनिंग को चले जाओगे। ये प्रोसेस रहता है भर्ती का। अब जो सबसे मेन दिक्कत आती है, ये भी काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए सिरदर्दी होती है, OMR शीट को फुलफ़िल करना। अब कई लोगों के लिए इसमें हंसी आएगी, लेकिन हंसने की बात नहीं है। अब क्या होता है कि एग्ज़ाम के समय बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, वो घबराहट में होता है, जिसके कारण वो OMR शीट में क्या होता है, कई बार गलत इन्फॉर्मेशन भर लेता है। तो इसे आपने कैसे भरना है, ध्यान रखें। जैसे मान लीजिए ये एक OMR शीट भरने के लिए दी गई है। यहाँ कहा गया है कि नेम बॉक्स, यहाँ आपने, जैसे मेरा नाम है, मैं अपना नाम यहाँ भर दूंगा। अब जैसे ये मेरा नाम है योगेश, अब है मेरा जो सरनेम है, आपने इसके साथ ही नहीं लिखना, एक स्पेस देना है आपने, एक डॉट छोड़ना है, फिर यहाँ लिखना है आपने। जैसे ये मेरा सरनेम हो गया, यहाँ पर लिख लिया, इस तरह से लिखना है, इकट्ठे नहीं लिखना। और क्या करना है, जैसे अब आपके पास यहाँ पर दिया गया है, जैसे मान लीजिए सबसे बड़ी जो यहाँ पर जो स्टूडेंट गलती करते हैं वो है रोल नंबर भरने में। जैसे ये आप कॉलम देखोगे, नाम तो कोई भी भर सकता है। नाम भरना, अगर आपको वहाँ पर OMR शीट के बारे में पता नहीं लग रहा, इंस्ट्रक्टर बैठे होते हैं, आपने उन्हें पूछना है। और OMR शीट के पीछे देखोगे, वहाँ भी एक एग्जाम्पल दिया होता है किस तरह से आपने भरना है। तो अब क्या होगा, रोल नंबर में स्टूडेंट्स गलती क्यों करते हैं, वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर जैसे मेरा रोल नंबर मान लीजिए, मैं मान कर चलता हूँ कि 765302 ये है। अब बच्चा क्या करता है, पहले 7 लिखेगा, फिर यहाँ पर डॉट भरने की कोशिश करेगा, डॉट भरेगा, फिर यहाँ 6 से पहले 6 भरेगा, फिर यहाँ 6 लिखेगा। ऐसा नहीं करना है। ऐसे में कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर 7 है, आप यहाँ पर गलती से यहाँ पर ही कर सकते हो। इसमें क्या करना है, आपने सबसे पहले ऊपर अपना रोल नंबर लिखना है। जैसे मेरा है 76530210 जो भी है, तो इस तरह से पहले ऊपर लिख लेना है। फिर आपने इसकी सीध में देखना है नीचे 7 कहाँ है, इसी तरह से इसके सीध में देखना है आपने 6 यहाँ है, तो इस तरह से आपने डॉट भरने हैं। तब आपकी पॉसिबिलिटी रहेगी कि आप कम गलती करोगे। और अगर आप 100% श्योर हो कि आप गलती करोगे ही करोगे, आपने क्या करना है, फ्लूट अपने साथ ले जाना है। वैसे तो वहाँ के इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि फ्लूट आपका अवेलेबल नहीं होगा, या फिर कई बार मशीन इसे रिजेक्ट कर देती है जिनमें फ्लूट लगा होता है, तो आपने नौबत ही नहीं आने देनी है फ्लूट लगाने की। रिस्क नहीं लेना है आपने जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले रोल नंबर लिखो, फिर उसके नीचे बिल्कुल ध्यान से आपको 5 से 10 मिनट पहले ही OMR शीट दी जाती है और उसे भरने का समय दिया जाता है। बिल्कुल आराम से आपने इसे भरना है। अब अगर आप यहीं पर गलती करोगे, कई बच्चों का मनोबल तो यहीं टूट जाएगा। इंस्ट्रक्टर डरा देते हैं, आपने फ्लूट यूज़ किया, आपकी अब ये शीट रिजेक्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं होता, कभी कभी ऐसा नहीं होता, लेकिन आपने गलती नहीं डालनी है। 100% आपने श्योर होना है कि आप ठीक ही करोगे, घबराना नहीं है। तो आपने यहाँ पर इसे फुलफ़िल कर लेना है। फिर जैसे अब यहाँ पर आपको नेम ऑफ पोस्ट, ये तो उसमें नहीं दिया जाता, आपको बस वहाँ पर पुलिस के OMR शीट में या तो नाम या रोल नंबर, और आपके पास जो बुकलेट सीरीज़ होगी वही आपने भरना होता है, और सब कैटेगरीज़। कई बच्चे क्या करते हैं, सब कैटेगरीज़ नहीं भरते। जैसे अब यहाँ पर है जनरल, तो यहाँ पर आप यहाँ टिक करोगे। अब जैसे आपके पास कोई सीरीज़ दी गई है, ABCD कोई भी दी गई है, तो आपने उसे टिक करना है जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने होगा। तो इस तरह से आपने भर देना है। और नीचे आपका एक सिग्नेचर का होता है, जैसे इसमें थोड़ा सा डिफरेंट दिया गया है, इसमें यहाँ पर कैंडिडेट सिग्नेचर यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर आपने सिग्नेचर कर लेना है। यहाँ पर आप डेट ऑफ एग्ज़ाम, यहाँ पर आप डेट भरोगे, यहाँ पर आप वहाँ पर एग्ज़ाम जो सेंटर जहाँ आपका हुआ होगा वो भरोगे। ये आपको इंस्ट्रक्टर बता देते हैं। OMR शीट में कभी जल्दबाजी नहीं करनी,
स्टार्टिंग ही गलत करोगे आपका मनोबल टूट सकता है। इसलिए आपने कोशिश करनी है, चाहे आप 10 बार पूछो इंस्ट्रक्टर से, लेकिन ध्यान से भरना है इसे। और रोल नंबर भरने का तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स यहीं पर गलती करते हैं, बाकी कोई जगह गलती नहीं होती। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और जो एचपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने मैथ की फ्री कोचिंग लाई है। अब तक मैं 15 क्लासेस करा चुका हूँ। क्लासेस अपलोड करने का समय क्या है, मैं मंडे से सैटरडे तक क्लास अपलोड करता हूँ। मैं इन 6 दिन में क्लास अपलोड करता हूँ, रोज़ दिन के 1 बजे मैं अपनी क्लास अपलोड करता हूँ, जिसमें मैंने काफ़ी बेसिक लेवल से आपका मैथ शुरू किया है और वो मैथ यूज़ किया है जो आपके पेपर में पूछा गया था। उस टाइप के क्वेश्चन भी इंक्लूड किए गए हैं। और मैंने आपके लिए रीजनिंग की क्लासेस भी शुरू की है। रीजनिंग की क्लासेस में मैं आपको सबसे पहले मैंने आपका 5 मार्क्स का रीजनिंग ही करवाया है। जो सिटिंग अरेंजमेंट आपका पूछा जाता है, पजल बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट जो पूछा जाता है, मैंने सबसे पहले वही करवाया है। मैंने बेसिक से लेकर हर चीज़ बताई है, उसमें बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन करवाया है। तो उन्हें भी आप ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप अभी से प्रैक्टिस करोगे तो ही आप नौकरी लग लोगे, क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अब आप देखोगे अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, जब पेपर हो गया, आपका ग्राउंड निकल गया, उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं। मात्र एक महीने में आपका कुछ नहीं हो सकता। अब आप खुद सोचिए, अगर आप एक महीने में आपको पढ़ना पड़ेगा 22 घंटे, 20 से 22 घंटे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है काफ़ी समय मांगता है। प्रैक्टिस किए बिना ये आपको समझ नहीं आएगा। थोड़े दिन तो आपको समझने में लगेंगे, जब आप समझ गए थोड़े महीने आपको समझने में लग सकते हैं, क्योंकि मैथ में काफ़ी लंबी लंबी टर्म्स है, काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिखते छोटे हैं लेकिन सॉल्यूशन बड़े होते हैं। ट्रिक्स है उनकी, लेकिन जब तक आपको बेसिक नहीं आएगा आप उन ट्रिक्स को यूज़ ही नहीं कर पाओगे। तो क्या करना है, आपने वक्त देना है मैथ और रीजनिंग को। मैंने हर बार स्टूडेंट्स को कहा है जिन्हें मैं पढ़ाता हूँ, आपने जो ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, प्राथमिकता देनी है आपने मैथ और रीजनिंग को। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो एक दिन में, एक महीने में या 2 महीने में पूरे नहीं होते। और जो बाकी बचता है इंग्लिश, हिंदी, जीके, इन्हें आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। हिंदी और इंग्लिश तो आप अगर 2 महीने में भी पढ़ते हो तो वो भी काफ़ी इनफ है, क्योंकि ये पेपर है, इसमें जो पूछे जाते हैं वो काफ़ी आसान लेवल की हिंदी और इंग्लिश पूछी जाती है। तो इसमें आपने ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी हिंदी और इंग्लिश के मुकाबले में। जीके का काफ़ी बड़ा स्कोप है, काफ़ी बड़ा क्षेत्र है जीके का, पूरा कभी कवर हो ही नहीं सकता। तो जीके को आपने दिन का 1 घंटा या आधा घंटा देना है, ज़्यादा समय नहीं देना है जीके को ज़्यादा समय देना है आपने मैथ और रीजनिंग को। जीके ऐसा सब्जेक्ट है, 1 महीना अगर आप, सिर्फ पुलिस एग्ज़ाम के लिए बोल रहा हूँ मैं, अलाइड के लिए नहीं। अलाइड में आपका जीके का जो पैटर्न होता है वो कुछ अलग होता है, वो काफ़ी हाई लेवल का होता है, लेकिन पुलिस में उतने हाई लेवल का नहीं होता। पुलिस में आप 1 महीने में जीके को पूरा कवर कर सकते हो। एचपी जीके हो गया, इंडियन जीके हो गया, ज्योग्राफी हो गई आपकी, पॉलिटी हो गया, ये सब आप 1 महीने में कवर कर सकते हो काफ़ी आराम से। लेकिन मैथ और रीजनिंग को नहीं। तो ये आपने अभी से शुरू कर देने हैं। मैं क्लासेस ले रहा हूँ, आपने वीडियोस देखनी है। अगर आपको आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और कोचिंग क्लासेस ज़रूर देखनी है मेरी वाली, जो मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आपको समझ आता है मेरे पास से तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आपको समझ नहीं आता तो आपके पास और भी विकल्प हैं, काफ़ी सारे जो यूट्यूबर्स हैं, काफ़ी अच्छे यूट्यूबर्स आपको मैथ पढ़ा लेते हैं, तो आपने उनके पास चेक कर लेना है। जिसके पास आपको समझ आएगा आपने उसी के पास पढ़ना है। और एक बात, आपने जो आपका मैथ पढ़ाने वाला टीचर होगा केवल एक रखना है, क्योंकि सबके अपने अपने तरीके होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्रॉफिट एंड लॉस करवा रहा है, किसी के अलग तरीके होते हैं, किसी के अलग, तो आपने एक टीचर पकड़ना है। अगर आप अलग अलग को पढ़ोगे तो अलग अलग कंसेप्ट होंगे और आप कंफ्यूज ज़्यादा हो जाओगे। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आज की इन्फॉर्मेशन आपको कुछ काम की लगी होगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।